जी, मेरा नाम है आलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शो ऑफिशियल पर मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और हमें आज काफ़ी दिन के वक़्फ़े के बाद जॉइन कर रहे हैं जुनैद कुरैशी साहब एम्स्टर्डम से। और जुनैद साहब जो हैं वो साउथ एशिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऑथर हैं, राइटर हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं। जुनैद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू। अ, क्योंकि जुनैद साहब से बात जब भी होती है साउथ एशिया में हम जो है वो बात करते हैं और इसके ऊपर वो काम भी बहुत करते हैं। और साउथ एशिया में जुनैद साहब हम काफ़ी ज़्यादा बात जो करते हैं वो है इंडिया और पाकिस्तान की, तो बहुत बात करते हैं। ज़ाहिर है कि कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है इसके। अब आप जानती हैं अभी इसी महीने के अंदर जो है वो 26/11 की बात हुई, मुंबई हमले, उसकी उस पे सब बात करते रहे, डिबेट होती रही कि 15 साल गुज़र गए, इज़राइल ने भी उसके ऊपर एक स्टेप ले लिया। और उसने भी उस तंजीम को जो है वो दहशतगर्द करार दे दिया और भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। तो उसी में हम ये देखते हैं कि उसके बाद से जो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हुए तो वो फिर ठीक होने का नाम नहीं ले सके, बल्कि उसके बाद कई एक वाकयात अभी तक जो कुछ हो चुका है वो आप जानते हैं, बालाकोट और उड़ी और काफी कुछ। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले में कुछ किया नहीं गया दोनों कंट्रीज की तरफ से कि भाई या मूव फॉरवर्ड हुआ ही नहीं जा सकता उसके बाद और आगे नहीं बढ़ सकते? आप इस पे क्या इज़हार ख़्याल करना चाहेंगे सर? जी शुक्रिया। देखिए, मूव फॉरवर्ड तो 2008 के बाद जो मुंबई के हमले थे उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। उससे पहले आपको पता है कि मुशर्रफ साहब का दौर था और वाजपेयी साहब का दौर था। उसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने भी उसको फॉरवर्ड लिया। बट मुंबई अटैक के बाद इस तरह का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। उसकी जो मेन वजह ये है वो है कि मुंबई अटैक पे जो जिन लोगों ने ये हमला किया था या जिन इदारों ने ये हमला करवाया था, उसमें कोई क्या कहते हैं कि जस्टिस मिला नहीं किसी को। देखिए, मुंबई में 160 लोग मारे गए, बहुत तबाही हुई और उस पे कोई किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन लिया नहीं गया सिवाय अमेरिका में। अच्छा। और ये यहाँ पर एक देखें, इसमें इसमें जो 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 साउथ एशिया का और अमेरिका का और जियोपॉलिटिकल रोल जो है वो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुंबई का जो हमला था वो तंजीमी तौर पे लश्कर तैयबा ने किया था। उसमें कुछ ये कहते हैं कि उसमें अलकायदा के अनासर भी थे। वो इस चीज से नजर आते हैं कि जो अटैक हुआ था मुंबई में तो स्पेसिफिक जूइश और अमेरिकन टारगेट्स को टारगेट किया गया था। उससे ये मतलब बाय इन्वेस्टिगेशन ये कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अलकायदा का भी हाथ था। अम, अब आप ये देखें कि जो अटैक हुआ था मुंबई में, लश्कर तोयबा तो एक बहुत पुरानी तंजीम है ना। बहुत टाइम तक ये हुआ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, खासकर जो अमेरिकन थे, उन्होंने लश्कर तोयबा की तरफ कोई ज्यादा अटेंशन नहीं दी। उसकी दो वजूहत थी। एक वजह ये थी कि वो ये समझते थे कि एक इंडिया स्पेसिफिक तंजीम है, कश्मीर स्पेसिफिक तंजीम, तो ये हमें कोई ज्यादा तंग नहीं करते हैं, ना ही हमें कोई तंग करेंगे। दूसरी वजह ये थी कि अमेरिका को पाकिस्तान में अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत थी। तो अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी तंजीमें पाल रहा है जो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है तो अमेरिका को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये एक ओवरऑल मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड पावर्स की या खासकर अमेरिकन की एक एक डॉक्ट्रिन था। अ, उस वक़्त ये डॉक्ट्रिन था। उस वक्त ये चेंज हुआ मुंबई के बाद, क्योंकि मुंबई अटैक एक इतना मतलब हाई लेवल पे अटैक था और इतना आप उसको कहते हैं शर्मनाक अटैक था जिसमें इनोसेंट लोगों को मारा गया। और बहुत सोफिस्टिकेटेड भी था। आप देखें कि मतलब एक शहर में 10 लोग बोट में भेजना और उसके बाद वो तबाही फेरें, ये मतलब कोई आसान बात नहीं थी। अम, और
इसमें ये हुआ कि अमेरिका में एक साहब थे, डेविड हेडली, जो एक अमेरिकन सिटीजन थे, जो बेसिकली हम ये भूल जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान और मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में कि इसमें जो मेन किरदार, वन ऑफ द मेन किरदार था, वो डेविड हेडली था, जो इस वक्त सजा काट रहे हैं अमेरिका में। ये सारा अमेरिका ने इसको मतलब ज्यादा इन्वेस्टिगेट वगैरह स्टार्ट करना तब शुरू किया, एक तो जब उनके नेशनल्स मरे, दूसरा ये हुआ जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया। उससे बहुत लोग जिनको पहले ये पता था कि यहाँ पर एक डबल गेम चल रही है, बट बहुत लोग इससे टोटली कन्विंस हो गए कि भाई अब ये नहीं चलेगा। तो देखने की बात यह है कि अमेरिका में जो मेन किरदार था हेडली, जिसके मतलब उस पर भी हम बात कर सकते हैं अगर आप चाहें बाद में, आपके अगले सवाल की बुनियाद पे। उसको तो सजा होगी, और उसने गिल्टी प्ली किया, और उसने एक वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन यूएस कोर्ट्स में दी। बरक्स उसके जो इसके दूसरे बड़े बड़े किरदार थे जो पाकिस्तान में हैं, उनको मतलब आज तक कोई सजा नहीं मिली। अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल में वो एक थे साजिद मीर, उस पर कोई कार्रवाई हुई। इसके बाद हाफिज सईद पे भी 10 मिलियन की बाउंटी लगाई गई। उसके बाद आपको पता है हाफिज सईद साहब तो खुले फिर रहे थे और जल से जुलूस भी कर रहे थे। तो अब रिसेंटली उनको कहीं हाउस अरेस्ट वगैरह किया गया, बट इवन लाहौर कोर्ट ने तो कई दफा इस पूरे केस को ही क्वॉश किया था। तो इसमें यही है कि सिंसेरिटी अमेरिकन के पास एक मतलब इस अटैक की वजह से, ओसामा बिन लादेन की वजह से जागी, और उन्होंने इस पे एक्शंस लिया। और जो पाकिस्तान में है तो उस पे तो अभी इस पे कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, अभी आपने कहा कि डेविड हार्ले के हवाले से आप सवाल करेंगी, तो मैं और भी बहुत सी, तो आप जो चीज आप बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं उनके हवाले से। नहीं, देखिए डेविड हेडली, हमें ये देखना चाहिए क्योंकि हम हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में होते हैं ना। कोई आदमी अगर हिंदुस्तान में ये आईएसआई का या क्या नाम है इसका, लश्कर का पकड़ा जाए, तो हम कहते हैं जी इसने जो भी बयानात दिए हैं ये तो इसने प्रेशर में आके दिए हैं। और अमेरिकन कोर्ट्स में ये अमेरिकन कोर्ट है, इसमें आप ये इल्जामात नहीं लगा सकते हैं। और इसमें तो जब आप ये देखेंगे कि आपके एक राइटर हुआ करते थे सलीम शहजाद, जी जी, जिनका कत्ल हुआ था, जिनका कत्ल हुआ सहाफी था, थे जी, सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे वो। उन्होंने किताब भी एक लिखी थी, जी। और उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो मुंबई अटैक्स का ऑब्जेक्टिव, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका ये था, वो ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग करे। बेसिकली यही होता है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, यही ऑब्जेक्टिव होता है कि दो मुल्कों को जंग करवाई जाए, और उसमें फिर जो तनासुर निकलेंगे उसमें ये मतलब उभर के सामने आते हैं। आप देख लें कि सोवियत अफगान वॉर हुआ, जब वॉर हुआ, जब मुल्क मतलब वॉर से बिल्कुल टोन था, तो उसमें एक नई फोर्स उभर के आई, तालिबान, जो आज भी वहीं पर है। इनका तो फिर बाद में कत्ल हुआ, लेकिन आप ये देखें कि अगेन दिस इज नॉट द इंडियन सेइंग इट, या मतलब ये ऐसा नहीं है, बट ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि उनके पास रिलायबल और कंक्लूसिव इंटेलिजेंस था कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस ने उनको मारा था। यही बात यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कही थी, माइक मलन ने। तो इनकी किताब में ये जो लिखते हैं डेविड हेडली के बारे में, या डेविड हेडली की जो क्या कहते हैं उसको, गिल्टी प्ली थी कोर्ट में, तो डेविड हेडली ने तो उसमें क्लियर कट बताया कि उसने 2002 से लेके 2008 तक कितने ट्रिप्स उसने लाहौर के किए, कराची के किए, मुंबई के किए, उसने किस तरीके से इन अटैक्स, इन टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी वीडियोस बनाई, फिर वापस जाके वो वीडियोस पाकिस्तान में आईएसआई को दी। उसमें उसका मेन जो एक किरदार था जो इसको हैंडल करता था, वो मेजर इकबाल था। अच्छा, अगेन
फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूएस कोर्ट ने इस इंसान को, मेजर इकबाल को इंडाइट किया, कोर्ट में चार्जशीट किया और रिस्पॉन्सिबल करार दिया यूएस नेशनल्स के कत्ल का। अब मेजर इकबाल आप ही मुझे बता दें या कोई और पाकिस्तान में बता दे कि कहाँ गया वो, मतलब उसको किसी ने अरेस्ट किया, उसके खिलाफ कोई केस हुआ? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली मेजर इकबाल इस वक्त तो मतलब मेजर से कहीं ब्रिगेडियर या कर्नल या कहीं और ज्यादा हाई पोस्ट पे होंगे, बट अच्छा होंगे, आपको पता नहीं है कहाँ पर है? मुझे तो नहीं पता। सर मुझे तो इस नाम, सर मैं तो किसी इस नाम के मेजर को जानती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। नहीं, ये तो देखें, सेफ सेफ बात भी यही है। आप और मैं, हम लोग मतलब कैसे जानेंगे इन लोगों को? लेकिन बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री था कि एक यूएस कोर्ट ने एक सर्विंग ऑफिसर ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री को चार्ज किया, और उसको चार्ज किया विद द किलिंग ऑफ द यूएस नेशनल्स इन मुंबई। बात यह है कि इस पे कोई अमल दरामद पाकिस्तान की तरफ से, सीरियस अमल दरामद, देखें वो एक आधे आदमी को 8 साल के बाद आपने चार्जशीट किया, उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, एविडेंस नहीं है, फिर उसको छोड़ दिया, आपने हाउस अरेस्ट किया, ये नहीं, मतलब सीरियस जिसको कहते हैं कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करना, वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। और उस सेंस में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये एक बहुत डीप स्कार है मुंबई का, और ज्यादा डीप इसलिए है कि इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुई है। उस सेंस में इवन अगर देखें, पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स तो बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होते हैं, तो इवन अगर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कहीं पर ये बात होती हो कि भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये एक चीज है जो, क्योंकि बेसिकली पॉलिटिशियंस तो मतलब पब्लिक पॉपुलैरिटी पे ऑफिस में आते हैं ना, तो अगर ये इसकी कोई मतलब पब्लिक गुडविल ना हो, तो ये उनके लिए भी करना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि तब से लेके ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते गए हैं। तो सर एक चीज इसके दरमियान में आपने कही कि इसका जो मकसद था वो जंग करवाना था जी। तो जो जंग नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, और ये मकसद क्यों पूरा नहीं हो सका, यानी उसमें क्या लूप होल था, या और ये जंग हम ही करवाना चाहते थे या कोई थर्ड पार्टी थी जो इन्वॉल्व थी और वो भी चाहती थी कि जंग हो दोनों मुल्कों के बीच? देखिए, मोस्ट एनालिस्ट, मोस्ट इन्वेस्टिगेशंस ये बिलीव करते हैं कि अलकायदा इसमें काफी हद तक शामिल थी। ओके। और अलकायदा की ये ऑब्जेक्टिव था कि एक जंग हो। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तो हमेशा से एक प्रॉक्सी वॉर की हामी रही है कि इतनी लड़ाई होती रहे कि जंग ना हो। बट इसमें अलकायदा का रोल था, जिसकी वजह से अमेरिकन भी फिर बाद में इन्वॉल्व हुए। और जंग क्यों नहीं हुई, again that I really think that has to do with इंडिया की मैग्नानिमिटी, इंडिया का सीरियसनेस in world politics, not a knee jerk reaction, and of course with the defense doctrine of India. इंडिया ने मतलब आप खुद देख लें कि बहुत सालों तक टेररिज्म बर्दाश्त किया, ठीक है, उस पे जो लोकली वो कोई रिएक्शन कर सकते थे वो तो उन्होंने किया, बट ऑल आउट जाके जंग नहीं की। ये मुझे जरूर लगता है कि वो डॉक्ट्रिन अब इन रिसेंट इयर्स चेंज हुई है, इसीलिए तो बालाकोट हुआ, बाकी चीजें हुई। बट उस वक्त इंडिया मतलब फ्रॉम व्हाट वी रीड, ये तो बात होती है कि बहुत से वॉइसेस इंडिया में कहते थे कि बस अब बहुत हो गया,
अब हमें इसका जवाब देना चाहिए। बट आई थिंक इंडिया की मैग्नानिमिटी उसमें थी कि वो एक इन्वेस्टिगेशन के तहत पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, जो फिर अमेरिकन ने भी किया। तो यानी उससे उससे उन्होंने ये अचीव कर लिया, यानी ये जो एक बेनिफिट इस चीज का वो बिल्कुल मिला कि वो जो एक काम करना चाहते थे या कटहरे में लाना चाहते थे, तो उनके पास एक ये मौका था कि भाई अब इसको जो है तब से लेके आप देखें कि तब से ही तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में विद द सपोर्ट ऑफ कोर्स ऑफ द अमेरिकन मुख्तलिफ लश्कर के लोगों को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट पे उनका नाम डाला गया, डिस्पाइट मतलब इवन दो चाइना का वीटो था। चाइना ने तो ये जो जैश मोहम्मद के चीफ थे मसूद अजहर, उनके लिए ये वीटो बहुत टाइम तक इस्तेमाल किया, एंड पे जी जी लगाया गया। अमेरिकन इसके साथ हो गए और बेसिकली इंडिया ने अपनी मतलब अपना पेशेंस दिखा के या अपनी मैग्नानिमिटी दिखा के इंडिया ने वर्ल्ड स्टेज पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। और उसमें आप ये देखें कि तब से लेके मतलब वर्ल्ड स्टेज पे या इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक क्लाउड था या कुछ भी अगर था, वो नहीं रहा। बेसिकली पाकिस्तान आज डिपेंडेंट है चाइनीज डिप्लोमेटिक सपोर्ट का। तो स्ट्रेटेजिकली ये तो एक बहुत अच्छी चीज हुई जो इंडिया ने किया। और सर उनके लिए एफएटीएफ में चले गए, फेडएफ में नाम कितने अरसे के बाद तो निकला है, ग्रे लिस्ट और कौन कौन सी लिस्ट है अरसे के एंड ये देखें कि, और ये हम नहीं समझते हैं, बट जो मतलब बेसिकली क्या होता है इन चीजों से, बहुत से लोग ये कहते हैं और मैंने बहुत से पाकिस्तानी एनालिस्ट भी सुने हैं, ठीक है जी हाफिज सईद का नाम यूएन लिस्ट पे डाल दें तो क्या हो जाएगा। मतलब एक हद तक ये बात शायद दुरुस्त हो सकती है, बट इससे ये होता है कि जो आपका इंटरनेशनल स्टेचर है, आप पे सैंक्शंस लगते हैं, बहुत से मुल्क आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, बैंक्स आपको लोन नहीं देना चाहते हैं, आईएमएफ आप पे स्ट्रिक्टर कंडीशंस लगाता है, एफएटीएफ आपको और ज्यादा गौर से आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज देखता है। ये सारी चीजें जब होती हैं उसके नतायज हम आज देख रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये तो सर ये जो कुछ आपने गिनवाया है सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है। एग्जैक्टली मैं ये इन्हीं चीजों के कॉन्सिक्वेंस में होता है ना। देखिए जब आप एक दूसरे मुल्क के शहर में एक अमेरिकन नेशनल को इस्तेमाल करके उसके बाद लश्कर के हार्डकोर टेररिस्ट को बोट से भेजेंगे और एक दूसरे मुल्क में 160 लोगों को कत्ल करेंगे, उसमें फिर जूइश सेंटर को टारगेट करेंगे, अमेरिकन नेशनल्स को मारेंगे, तो बात यह है फिर वर्ल्ड जो है या जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएंगी ना, क्योंकि उनके स्टेक्स हैं। और फिर उस वक्त भी वही मैं आपको कह रहा था कि जो आम मतलब इवन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है पाकिस्तान के, जो ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट जिसको आप कहेंगे, वो ये कहते हैं ठीक है जी हाफिज सईद यहाँ बैठा है, उसको किसी यूएन के लिस्ट पे। आई रिमेम्बर जब हाफिज सईद पे $10 मिलियन की बाउंड्री लगाई गई थी, तो बहुत से अखबारात में ये निकला कि हाफिज सईद तो ओपनली जलसा कर रहे हैं। तो मतलब इससे क्या फर्क पड़ गया? इससे फर्क यही पड़ता है, आज जो आप इकोनॉमिक डिक्लाइन देख रही है, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन देख रही है, इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक डिक्लाइन देख रही है, ये सारे इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इवन दो के इस केस में पाकिस्तान ने कोई सिंसेरिटी के साथ कोई अमल दरामद नहीं की, लोगों को सजा नहीं दी, लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जरूर हुए हैं। बट इंडियन लोगों के लिए ये एक चीज मतलब अहम है, एंड आई थिंक ये बेसिकली एक वो कहते हैं ना मुल्क का एक कलेक्टिव कॉन्शियस होता है, उनके कलेक्टिव कॉन्शियस में एक बहुत बड़ा स्कार है। और इस पे वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मतलब जस्टिस दिया जाए। आपने कहा कि उस वक्त जो अमेरिकी डॉक्ट्राइन था वो ये नहीं था, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं उनका डॉक्ट्राइन क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की बहुत क्लोज पार्टनरशिप हुई है जब पाकिस्तान हटा है
उसके अलायंस से और अरब और चाइना की तरफ मुकम्मल तौर पर चला गया, तो हमने देखा कि उससे पहले ही जो इंडिया और अमेरिका बहुत करीब आ रहे थे और बहुत करीब अब आ चुके हैं। जैसे कि आपने देखा कि जब अभी नरेंद्र मोदी वहां पे गए, उनके प्राइम मिनिस्टर, तो कैसे उनको रिसीव किया गया यहाँ पे। तो आपको लगता है कि अब वो जो डॉक्ट्राइन था वो ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है या ऑपोजिट हो चुका है? देखिए, ये बेसिकली अगेन इसमें बहुत सी चीजें हुई। जैसे मैंने आपको कहा, मुंबई अटैक हुआ, फिर वन ऑफ द मेन इश्यूज जो हुआ वो था ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद में मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल ही पड़ोस में उनको वो मिले और उनको मारा गया वहां पर। इससे जो हालांकि अगेन हम ये ना समझें कि अमेरिकन बेवकूफ है, उनको ये पता था, बट ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजिक मतलब डिसीजंस होते हैं, बट इससे ये खुल सर, के जिस तरह अभी आप कतक कलामी की माफी, अभी आप एक मेजर की बात कर रहे थे, तो इसमें एक कर्नल साहब का नाम भी है। वो जो हाँ, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें जो कर्नल साहब है वो अब शायद सैन डिएगो में बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो बात यह है कि बट उस वक्त ही खुल के सामने आ गया ना एक स्टेट। देखिए, स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट क्राफ्ट में बहुत सी चीजें बिहाइंड क्लोज डोर्स करते हैं और उसमें अप प्लस एंड माइनसेस होते रहते हैं, लेकिन जब ये पब्लिक में आ जाता है, एक अमेरिकन के लिए पाकिस्तान के साथ वो डबल डीलिंग कर रहे थे, उनके साथ ये उनको भी पता था और दिस वाज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी, ये स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है। लेकिन जब ये पब्लिक में आ गया कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने 4000 लोग न्यूयॉर्क में मारे, वो मिलिट्री एकेडमी के मतलब पड़ोस में एक बहुत बड़े मैंशन में बैठा हुआ था, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन दिस कम्स आउट इन द ओपन, एंड देन इसके फिर रिpercussions होते हैं। और जब ये रिpercussions वहां से मुंबई अटैक से ये इनिशिएट हुए और जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने तेजी पकड़ी। अब और इसमें फिर पाकिस्तान ने अपना एक रोल अदा किया। वो पाकिस्तान ने ये कि आज जो आप टीटीपी देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने में फिर जो है तालिबान को अफगानिस्तान में मतलब उनको सपोर्ट करना या उनको ज्यादा सपोर्ट करना, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी बन गई। बेसिक स्ट्रेटेजी ये होती थी, अगेन स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो एक अलग बहस है, बट इसमें यह था कि अफगानिस्तान को फॉरेन ऑक्यूपेशन से हमें आजाद करना है। उसके बाद से ये बना। तो और सर, गुलामी की जंजीरें जैसी ही तोड़ी उन्होंने, तो वो गले हमारे पड़ गए। एग्जैक्टली तो इस प्रोसेस के दौरान टीटीपी पैदा हुई और उसके नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़े, जैसे कि पेशावर अटैक में, और आज भी भुगत रहे हैं। इस दौरान मेन इशू ये था, अगेन द सेम थिंग, वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि ओसामा बिन लादेन जब आपके घर मिलता है, जब आप मुंबई पे अटैक करते हैं, फिर आप अफगानिस्तान में, जहां नेटो उस वक्त थी, मतलब दुनिया के बहुत से मुल्क वहां पर थे, जब आप फिर मतलब हक्कानी नेटवर्क के थ्रू या अपनी एजेंसीज के थ्रू अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द वेस्टर्न फोर्सेस, तो फिर आपके जो ये जराए होते हैं फंड्स के, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। तो इसमें पाकिस्तान ने डिसीजन ये लिया कि भाई फिर हम पैसा कहां से लाएंगे, एंड दैट मेड देम गो मोर एंड मोर टुवर्ड्स द चाइनीज। तो क्योंकि पाकिस्तान, बिकॉज देखिए अगेन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन चाइना जब बैग फुल ऑफ मनी देता है, तो वो कोई ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म और बाकी दूसरी तीसरी चीजों के कोई कंडीशंस नहीं रखता है। सो पाकिस्तान के लिए इजी मनी था। एंड आई थिंक इंडिया का आफ्टर द न्यूक्लियर डील जो उन्होंने अमेरिका के साथ की, ये ट्रेजेक्ट्री पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, एंड अब तो इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखें क्वाड में भी हैं। दूसरा आप ये देखें कि नॉट ओनली अमेरिका बट फ्रांस तो बहुत फास्ट रिप्लेस कर रहा है रशिया को एज द मेन आर्म सप्लायर ऑफ द इंडियंस। तो इससे ये समझ आई वेस्ट को एंड अमेरिका को कि भाई एक मिलिट्री स्टेट हमारा पार्टनर इस रीजन में नहीं बन सकता है, एंड आई थिंक एक बाईपार्टिसन काइंड ऑफ सपोर्ट
अमेरिका में उभर के आया कि भाई अगर हमें यहाँ पर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो वो इंडिया उसमें हमारे शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड आइडियोलॉजीज है। ठीक है, अगेन नॉट गोइंग इनटू द फ्लॉज ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि वो हर डेमोक्रेसी में होते हैं। हो सकता है इंडिया में थोड़े ज्यादा हो, अमेरिका में थोड़े कम हो, बट दिस इज द थिंकिंग जो उस वक्त अमेरिकन के जहन में उभरी। एंड ऑफ कोर्स चाइना के लिए भी तो एक काउंटर बैलेंस वहां पर चाहिए। सो बोथ दीज थिंग्स मेड इट वेरी क्लियर टू द अमेरिकन। और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रही हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कितने मतलब किस हद तक खराब हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक इस दौर में उभरे और अच्छे हुए। अब